नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 2 सितंबर और 3 सितंबर दोनों की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, वहाँ के आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि कल हमने पूरे अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अपलोड किया था। जो बच्चे नहीं देंगे प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वो लेक्चर है। ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाएगा अगस्त महीने का। तो आज शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है। देखिए, जो भी स्टेट्स नए योजनाएं लेकर आते हैं आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेंट्रल स्कीम्स तो पूछे जा रहे हैं, स्टेट स्कीम्स भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मेरा काम मेरा मान स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, तो ये पंजाब राज्य ने शुरू किया है। ये पंजाब राज्य की योजना है। और देख लेते हैं ये कि किस तरह का ये योजना है। तो मेरा काम मेरा मान पंजाब टू लॉन्च स्कीम टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, इन्हांस स्किल, दो चीज़ें हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब बेरोजगार युवा है, उनको पहले क्या किया जाएगा, उनको स्किल दिया जाएगा। उनकी स्किल ट्रेनिंग, स्किल का मतलब उनकी कौशल को डेवलप किया जाएगा और विकसित किया जाएगा। और फिर उनको जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम दिया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम दिया जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। स्किल ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो है जॉब्स ऑफर की जाएंगी। ठीक, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। जैसे कि पंजाब भारत का एक बहुत ही पुराना राज्य है। अगर पंजाब की बात करें इतिहास की दृष्टि से, तो पंजाब एक रियासत बनाया गया था। आपसे पूछ सकता है पंजाब रियासत की स्थापना किसने की थी, तो जो है महाराजा रणजीत सिंह जी ने की थी। इतिहास में समझ में आया, महाराजा रणजीत सिंह। और इन्होंने कब किया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने? ये लगभग 1800 के आसपास उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य की स्थापना की थी ब्रिटिश शासन के दौरान। और उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, जो अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ पंजाब है वो भारत में है। इसका पूर्वी हिस्सा जो है भारत के पास है और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो बॉर्डर कौन कौन से राज्य से बनाते हैं? देखो, राजस्थान बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर है और जम्मू कश्मीर बॉर्डर है। और इसके अलावा पाकिस्तान देश के साथ भी ये सीमा बनाता है। पाकिस्तान की जो सीमा भारत के साथ है, आपको पता है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ जो सीमा भारत और पाकिस्तान में खींची गई वो पंजाब से भी होकर गुजरती है। तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये इतने राज्यों से घिरी हुई है पंजाब। क्या क्या? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये बात होगी। पंजाब के कैपिटल यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, वैसे कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ध्यान दीजिए, बनवारी लाल पुरोहित जी को अभी जो है तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु का भी प्रभार दे दिया गया है, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल का पद खाली है। तो तमिलनाडु का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जब कोई परमानेंट राज्यपाल की नियुक्ति तमिलनाडु में हो जाएगी तब ये प्रभार त्याग देंगे। अभी ये पंजाब का भी प्रभार संभाल रहे हैं, यानी पंजाब का चार्ज तो है, ये एडिशनल चार्ज इनको तमिलनाडु का दिया गया है। तो ये भी अभी हाल फिलहाल के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस से हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये सेना में कैप्टन रह चुके हैं रिटायर होकर, और रिटायर होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी खेली है। ठीक है, डांस पंजाब में जब भी पूछा जाता है तो यहाँ का फोक डांस जो कि फेमस है, भांगड़ा और गिद्दा। गुद्दा नहीं है, गिद्दा है, गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का फेमस डांस है। ठीक है, ये लोक नृत्य है यहाँ का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट, नदी परियोजना, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल जो परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना। ये नदी जल परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज़ स्कीम है। ठीक है, इससे यहाँ पे जो जल आता है उसका सिंचाई पे प्रयोग किया जाता है, उद्योग में प्रयोग किया जाता है, पेयजल में प्रयोग किया जाता है, उससे बिजली भी बनाई जाती है। एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया था, भारत का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नंगल। और किस नदी पर है ये पूछा जाता है, तो नदी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो नदी का नाम है सतलज। क्या है? सतलज नदी पर ये परियोजना बनी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि आपने हीराकुंड पढ़ा होगा। नहीं, हीराकुंड भारत की सबसे लंबी, लेंथ की बात करें तो हीराकुंड जो कि ओडिशा में महानदी पर स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ा डैम है, सतलज नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड माई पैड माई प्रोजेक्ट। पैड का मतलब समझते हैं, पैड यहाँ पर सैनिटरी पैड की बात हो रही है। आपको पता होगा जो महिलाएं हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि बायोलॉजिकल एक जो है प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कि उस दौरान जो है
उनको जो है समस्याएं आती है, हाइजीन की स्पेशली समस्या आती है, स्वच्छता की समस्या। इसके ऊपर पैडमैन मूवी भी बनी हुई है। तो अब इसको लेकर बहुत सारे लोग मुखर हुए हैं, खुलकर बात करते हैं, और करना भी चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है जिसको छुपाया जाए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तहत ही जो है पूरी दुनिया का सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर किसी भी तरह की भ्रांति रखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई तरह का टैबू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सरकारें भी आजकल प्रमोट कर रही है। माय पैड माय राइट का मतलब है सीधे सीधे ये मेरा पैड है और मेरा अधिकार है, ठीक है। इसको लेकर जो शर्म हया जो धब्बे वाली बात है वो सब दूर करना है। तो कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू हुआ है, और देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी अभी इस समय त्रिपुरा के दौरे पे थे, तो उन्होंने माय पैड माय राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कौन लॉन्च किया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है? त्रिपुरा में, ठीक है। क्या है इसमें? साफ साफ लिखा है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग लाइवलीहुड एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्लोजर टू रूरल वीमेन बाय वे ऑफ ग्रांट वेज सपोर्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट। सीधे सीधे बात है, पैसा वगैरह देंगे, ठीक है, उनको जॉब भी देंगे। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजगार, या इसे हिंदी में बोलते हैं आजीविका, ठीक है, आजीविका भी देंगे, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैड वगैरह का भी वितरण किया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है। त्रिपुरा के बारे में बात लेते हैं। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये देख रहे हैं, ये एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है, भारत का वो कौन सा राज्य है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये ज्योग्राफी में प्रश्न बनता है, 3 ओर से बांग्लादेश। देखिए अगर इसको 3 ओर से कैसे घिरा है, देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ से घिरा है, यहाँ से घिरा है, और यहाँ से घिरा है, ठीक है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है। 3 से याद रखना 3, ठीक। कब स्थापना हुई थी? देखो असम से अलग करके बनाया गया था। कब? 1972। 1972 में 2 और राज्य भी बनाए गए थे, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मेघ मंत्र नहीं, मेघ से मेघालय, मणिपुर से मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 राज्यों को 1972 में असम से काट के बनाया गया था, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? नारायण आर्य। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब देब। कौन है? बिप्लब देब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अजीब अजीब बयान देते रहते हैं, इनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नारायण आर्य यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? अगरतला, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा, हाल ही में एडिडास कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले कैंपेन के लिए किस ओलंपिक पदक विजेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखना भूल गया हूँ, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब रिसेंटली एडिडास कंपनी हैज़ मेड विच ओलंपियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टे इन प्ले कैंपेन, उनका अपना कैंपेन है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सीधे सीधा ऐसे भी बन सकता है कि एडिडास कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू जी को, जिन्होंने अभी ओलंपिक 2020 में टोक्यो में जो 21 में हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, जो एग्जाम में पूछ सकता है। वेट लिफ्टिंग में जीता था। किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग। ये देखिए इनकी तस्वीर है, ठीक है। इन्होंने जब मेडल जीता था तब की तस्वीर है। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू टू बी फेस ऑफ एडिडास स्टे इन प्ले कैंपेन, ठीक है। स्टे इन प्ले कैंपेन का चेहरा होंगी। सीधे सीधे बात है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चौथा क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? समझ में आया? वाई ब्रेक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, एक मोबाइल ऐप है। पीछे देखिए बहुत सारे जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं किस सरकार के मंत्री के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा लॉन्च होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी हमने देखा था यूपी पीईटी में आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा मैप जो वो था मोबाइल एप्लीकेशन, वो पूछा गया था, जबकि हमने कवर किया था। तो ये किसके द्वारा? तो सेम वही है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया। वाई का मतलब होता है योगा, ठीक है। तो योगा से रिलेट करके जब भी योगा की बात आएगी तो हमेशा कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए? आयुष मंत्रालय। कौन? आयुष मंत्रालय। आओ देख लेते हैं न्यूज़, ठीक है। आयुष मंत्री कौन है? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो भारत के आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये इस समय आयुष मंत्रालय है, ठीक है। इन्होंने वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया फॉर वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, कार्यशील लोग, उनके लिए लॉन्च किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है काम क्या करेगा? मेरा ऐसा मानना है आप लोग भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वाई ब्रेक में क्या होगा कि देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की विधियाँ कैसे आप करें। आपको किसी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप उनको फॉलो करके आप आसन, योग, प्राणायाम आदि जो है
क्रियाएं आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे तनाव नाव घटाने में, डिप्रेशन वगैरह को दूर करने में, हाइपरटेंशन वगैरह दूर करने में सहायता मिलेगी। ठीक। दूसरी बात, आयुष मंत्रालय का काम क्या है? देखिए, आयुष शब्द जो बना है उसमें ए का मतलब होता है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। वाई का मतलब होता है योगा। यू का मतलब होता है यूनानी। ठीक है, एस का मतलब होता है सिद्ध, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ठीक है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, और एच से क्या होती है? होम्योपैथी। ये सब के सब क्या है? नेचुरोपैथी हैं। नेचुरोपैथी समझते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उसे बोलते हैं जिसमें केमिकल वगैरह प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके वहाँ से दवाई वगैरह और बाकी चीज़ें करके लोगों को ठीक किया जाता है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी है, उसको प्रमोट करने के लिए भारत में इसे बनाया गया था आयुष मंत्रालय। तो उसी के अंतर्गत जब भी योग से रिलेटेड कोई बात होगी तो हमेशा आयुष मंत्रालय जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर बनाया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली मेड अ प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर? एयर प्योरीफायर मतलब समझते हैं कि कमरे में रख दो तो क्या करता है कि कमरे के अंदर के जो दूषित हवाएं हैं, पॉल्यूटेड एयर है, उसको ग्रैब करके उसे प्योर करती है। समझ में आ रहा? तो इस तरह से वो करती है। तो अभी तक जितने भी एयर प्योरीफायर आए हुए हैं वो ज़्यादातर क्या है? वो केमिकल बेस्ड है। ठीक है, तो ये पहली बार प्लांट बेस्ड आया, यानी कि पौधा उसमें इम्प्लांट होगा और उस पौधे के माध्यम से जो है ये स्मार्ट तरीके से एयर प्योरीफायर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कई सारे शहरों में, उन पंजाब के रोपड़ शहर में भी है, और इसने ये बनाया हुआ है। और देख लेते हैं इसकी फोटो देख लेते हैं। तो देखिए ये है, दिख रहा है, ये एक तरह का प्योरीफायर है। इसमें देखो प्लांट इम्प्लांटेड है। तो इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरी तरह से नेचुरल तरीके से एयर प्योरीफाई करता है, और ये अपने आप में बेहतरीन जो है आविष्कार है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक, कमरे की हवा को ये करेगा शुद्ध। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया गया? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? इसको सीबीडीटी बोलते हैं। ठीक है, तो किसे बनाया गया है? ये जेबी महापात्रा जी को बनाया गया है। अभी सीबीडीटी होता क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका फुल फॉर्म है। देखिए, दुनिया में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो टैक्स पेयर है वो सीधे गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। समझ में? सीधे पे करती है टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को। इसमें कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है मतलब वो किसी और को पे करेगा, वो किसी और को पे करेगा, तब जाके गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष रूप से पे किए जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को पे किया जाता है। पे करने वाला कौन होता है? हमेशा नागरिक होता है, नागरिक से वसूले जाते हैं और सरकार वसूलती है। ठीक है, तो ये होते हैं टैक्स, और डायरेक्टली लिए गए तो डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्टली लिए हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल कर देता हूँ। हमेशा समझ लीजिए एक चीज़ की है, देखो एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है, चार आपको एग्जाम्पल में टैक्स दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से डायरेक्ट कौन है या इनमें से इनडायरेक्ट कौन है। तो कितने टैक्सेस हैं, इतने सारे टैक्सेस, आप रट्टा कैसे लगाएंगे? तो दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा लॉजिक है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा जानते हो किस पर लगता है? आय पर लगता है, हमेशा आय पर लगता है, इनकम पर लगता है। ठीक है, इनकम या संपत्ति वगैरह पर लगता है, इनकम या वेल्थ, समझ में आ रहा है? वेल्थ या इनकम यानी संपत्ति आदि पर लगता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पे लगता है? वो कंजम्पशन पे लगता है। किस पर लगता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। आप कुछ भी खा पी इस रहे हैं, सेवा का आनंद ले रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लिया जाएगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। समझ में आया? अब कैसे? जैसे मान लीजिए जो है चाय पत्ती है, चाय पत्ती का पैकेट है, तो उसमें जब आप खरीदते हैं चाय पत्ती का पैकेट 50 रुपये का, तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें 5 रुपये का सरकार ने टैक्स भी लिया है। आपने वो टैक्स किसको पी गया? 45 रुपये चाय का दाम हो गया, 5 रुपये टैक्स का, तो मिला के आपने 50 रुपये दे दिए दुकानदार को। दुकानदार आपसे 45 ले लेता है, 5 रुपया वो किसको पे कर देता है? वो होलसेलर्स को, जिससे उसने खरीदा उसको पे कर दिया। होलसेलर ने किससे खरीदा? मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर ने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस तरह से आपके द्वारा अंतिम रूप से वसूला गया और अंतिम रूप से पहुंचा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। बीच में ये सारे चैनल्स थे, इन्होंने जितना पे किया थे आगे आने वाले लोगों से वसूल लिए। समझ में? सबका पैसा बराबर हो जाता है। ठीक, तो हमेशा कंजम्पशन पर जो टैक्स लगता है वो हमेशा क्या होते हैं? वो उपभोग पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स, और आय और समृद्ध संपत्ति पर लगने वाला डायरेक्ट टैक्स होता है।
क्लियर है। तो आयकर का अगर हम डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण दें तो क्या है, आयकर। आयकर हमेशा नाम से ही लग रहा आय, ठीक। कृषि पर आय छोड़ो उसको छोड़ दीजिए। आयकर पर क्या है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। आयकर के बाद निगम कर, निगम कर भी क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स। निगम मतलब कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स कौन था, कंपनियों की आय पर लगता है। देखो फिर आय हुआ कि नहीं हुआ। फिर होता है एक वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब संपत्ति कर, जाहिर सी बात है संपत्ति आया कि नहीं आया, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, आप सीधे सरकार को पे करते हो, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आजकल केवल एक ही टैक्स आपसे वसूला जा रहा है, दैट इज जीएसटी। जीएसटी में सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स को जो है मिला दिया गया है, जी है, और सब्ज्यूम कर दिया गया है। तो जीएसटी क्या है, किस पर लगता है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं। तो एक तरह का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हमने टैक्सेशन को भी अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं सीबीडीटी के चेयरमैन कौन बने हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन बने जेबी महापात्रा, ये आईआरएस रह चुके हैं, आईआरएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ये जो है इन्होंने क्रैक किया था, आईआरएस ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अधिकारी हैं, ठीक। काफ़ी सीनियर है, इनको बनाया गया है क्या, सीबीडीटी का चेयरमैन। अच्छा, सीबीडीटी काम क्या करती है, भारत सरकार के लिए क्या करती है, डायरेक्ट जो टैक्स है उसके लिए पॉलिसी प्लानिंग करती है कि किस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे टैक्सेशन बढ़िया हो जाए और इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो आज के लिए मित्रों इतने ही 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। कहीं कोई डाउट हो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम मेरा ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप इस पर पूछ सकते हैं। PDF हमेशा की तरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।